तो मेरे बिहारी वॉरियर्स, आपको जीत कर उन्हें दिखाना है जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब वॉरियर्स, हमारे बिहार की योद्धा, स्वागत है आपका फिर से एक बार क्लासमीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हर उस व्यक्ति को आपको जीत के दिखाना है जो आपके हारने का इंतजार कर रहा है। और ये तभी संभव है जब अपनी मेहनत जो है वो जी जान से लगा दिया जाए। तो हेलो, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं क्लासमीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप जो है वो एवरी डे पर डे, जैसे कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में जैसे आपकी क्लासेस चलती है, उस तरह से पर डे हम आपको यूट्यूब पर फ्री कोर्स करवा रहे हैं। हमने यूट्यूब पे ही कोर्स लॉन्च किया है। तो चलिए, आज के जो बच्चे जो इस चैनल पे हैं, जो हमारी सेशन को देख रहे हैं, ये जो है वो तीसरा लेक्चर है फिजिक्स का, जहां पे हम लोग फिजिक्स की तीसरी क्लास करेंगे। अगर आपने पिछले दो लेक्चर को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उस लेक्चर को आप जाके देखें, है ना। लेक्चर को देखना जरूरी है क्योंकि तभी आगे की पॉइंट आप समझ पाएंगे। पिछले दो लेक्चर में हमने साइंस की ओरिजिन पढ़ाई, विज्ञान कहाँ से पैदा हुआ, विज्ञान की प्रकार क्या है, और भी चीजें, है ना। तो वो आप जरूर मेरे बिहारी योद्धा जाए। और ये चैनल कंप्लीटली जो है वो बिहार बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो हमारे योद्धा लोग, चलो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़नी है, हालांकि हम लोगों को फिजिक्स में क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़नी है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। बट इस चीज को पढ़ने से पहले हम लोग साइंस के बारे में जान रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि फिजिक्स की ही एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और माप। तो चलो आज के क्लास में हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है ना। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आज की है, जिसका, अरे ये कौन है, ये तो मोटू है ना। मोटू के दिमाग में कुछ बात चल रही है, क्वेश्चन है, व्हाट, क्या भाई, तो क्या। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स की ओरिजिन कहाँ से हुई। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख ले। फिजिक्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, फिजिक्स। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो है वो इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में भी क्या बोलते हैं वो सारी बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल ओरिजिन है बेटा, वो हुई कहां से, वो हुई ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में, यानी कि ग्रीक भाषा जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज जो है, उस ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड हुआ करता था। उस वर्ड को फिसिस कहते थे, फिसिस। बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फिसिस न करके फुसिस भी करते हैं, फुसिस, फिसिस या फुसिस। क्यों? क्योंकि वो ग्रीक भाषा की शब्द थी, और ग्रीक भाषा सभी को तो आता नहीं है। वो भाषा आज के समय में लुप्त भी हो चुका है। हम लोग अपने अपने जगह पे अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, कोई मगही, कोई भोजपुरी, तो कोई मैथिली, है ना। बिहार में हमारी भाषा यही सब चलती है, और भी बहुत सारे भाषा हो सकते हैं, है ना। तो जो भी भाषाएं हैं भारत में भी, जो हमारे भारतवर्ष में भी जो भी भाषाएं हैं, ठीक है, एक समय में संस्कृत चला करती थी, है ना, पाली भाषा चला करती थी, और भी बहुत, कैथी भाषा होती थी, कैथी। अब ये सब भाषा जो है वो लुप्त हो चुकी है, और हिंदी पे सब लोग हिंदी ही, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, ये सब भाषा आ गई। तो वैसे ही ग्रीक भाषा भी लुप्त हो चुका है। तो ग्रीक भाषा में एक शब्द हुआ करता था जिसका नाम था फिसिस। वो शब्द हम यहाँ पे लिखते हैं। उस शब्द का नाम क्या था? उस शब्द का नाम था फिसिस, फिसिस। कहीं पे आपको जो है वो इस तरह से भी लिखा हुआ दिख सकता है। क्या लिख के यहाँ पे दिखाते हैं, बस ये स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिख सकता है, फिसिस या फुसिस। ये ग्रीक भाषा की शब्द है, जिसको ट्रांसलेट जब किया गया ग्रीक भाषा में तो किसी और तरीके से लिखाया, जो कि हमें तो ग्रीक भाषा नहीं आता, आपको भी नहीं आता, और वो लुप्त भी हो चुकी है। लेकिन ग्रीक भाषा में एक शब्द था जिसको ट्रांसलेट जब किया गया तो ऐसा कुछ वो पढ़ने को आया, यानी कि वो फिसिस या फुसिस नाम से पढ़ा गया। और इसका मतलब क्या होता था, जब इसकी मीन्स पता की गई कि भाई फुसिस का मतलब क्या होता है, तो पता करने पे पता चला कि इसका मतलब होता है नेचर। नेचर बोले तो प्रकृति,
नेचर बोले तो प्रकृति, हिंदी में इसको प्रकृति कहेंगे, यहाँ लिखने की तो जरूरत नहीं है, हिंदी में इसको प्रकृति कहते हैं। यानी इस शब्द का मतलब ही था नेचर या प्रकृति। और जब आगे भविष्य में जाकर इस ठीक है, इस फिसिस शब्द को या फुसिस शब्द को जब इंग्लिश लैंग्वेज में बदला गया, इंग्लिश वर्ड बनाई गई इसकी, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेट जब किया गया, तो नाम पड़ा फिजिक्स, तब नाम पड़ा फिजिक्स। तो फिजिक्स जो शब्द है ना, वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से आया है जिसका नाम है फुसिस या फिसिस भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड जो है वो मिल सकता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे RAM, हम लोग भारत वर्ष में, बिहार में से राम प्रभु का स्पेलिंग RAM होता है तो हम लोग राम बोलते हैं, जबकि हमारे मोबाइल में रैम लगा होता है और वो स्पेलिंग RAM ही होता है, बट हम उसे रैम कहते हैं। तो राम जो है ना, स्पेलिंग सेम है, रैम की भी स्पेलिंग सेम है। तो भारतीय अंग्रेजी के अनुसार हम लोग राम पढ़ते हैं और अमेरिकन भाषा के अनुसार, वहाँ के अंग्रेजी के अनुसार हम लोग रैम पढ़ते हैं। तो एक ही शब्द की अलग अलग, है ना, उच्चारण हो सकती है, बोलने की टोन अलग हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। तो यही चीज है कि फिसिस, किन्हीं ने फिसिस पढ़ा, किन्हीं ने फुसिस पढ़ा, और इसी की इंग्लिश ट्रांसलेट फिजिक्स पढ़ी, जिसका मतलब होता था नेचर। और जब इसको हम लोग हिंदी ट्रांसलेट किए, हिंदी या फिर संस्कृत ट्रांसलेट जब इसको किया गया, तो इसे भौतिकी कहा गया, भौतिकी कहा गया, या फिर इसे भौतिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, भौतिकी या भौतिक शास्त्र ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जो फेमस नाम है वो भौतिकी ही नाम है, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। और यही पढ़ाने हम आपको इस चैनल पे आए हैं, है ना। तो मेरे योद्धा लोग, मजा तो आया होगा आपको टॉपिक पढ़ के कि भाई फिजिक्स जो है वो एक्चुअल में ग्रीक भाषा के एक शब्द फुसिस से बना था, फुसिस या फिसिस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता था नेचर। और जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया तो नाम पड़ा फिजिक्स, और हिंदी में इसको भौतिकी या भौतिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और ऐसा बात हमने अपने बिहारी बच्चों के साथ साथ, हम अपने प्यारे बच्चों योद्धा लोग के साथ साथ, मैंने इस मोटू को भी बता दिया, और मोटू की दिमाग हो गई क्लियर, उसकी कंफ्यूजन हो गई दूर। अब अंकित सर से जैसे ही पढ़ा उसने, उसको तो आया मजा, अब दौड़ के गया और गया वो इसको लाने, बोला कि जाओ तुम भी पढ़ के आओ। ठीक है, चलो तो अब इसको भी पढ़ा लेते हैं, क्यूट क्यूट सा बच्चा को, बेबी को, तुम्हारे जैसा क्यूट क्यूट, है ना। चलो ठीक है, तो आगे अभी की टॉपिक है जिसका नाम है भाई कि फिजिक्स कहते किसे हैं, भौतिकी कहते किसको, इसकी डिफिनीशन, है ना। तो डिफिनीशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान, भौतिकी भी बोल सकते, भौतिक शास्त्र भी कह सकते हैं, है ना। हालांकि इसको भौतिकी ही बोला जाए वो ज्यादा बेहतर है, तो ये वर्ड्स को हम यहाँ पे हटा देते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, भौतिकी, भौतिक विज्ञान हटाओ, भौतिक विज्ञान नहीं, भौतिक शास्त्र, यहाँ पे विज्ञान हटा दो। ठीक है, बिहारी दिमाग से हमने इसको ब्लैक कलर कर दिया। तो भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम करेंगे क्या, तो अगर सिंपल वे में डिफिनीशन पढ़ो तो भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, और प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं उन सारे चीजों को पढ़ते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे भी एक डिफिनीशन लिखी हुई है जो सॉलिड डिफिनीशन है, लेकिन इसके अलावा हम एक डिफिनीशन अपने मन से भी लिखते हैं जो आपके लिए आसान पड़ेगा। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान, या सिर्फ विज्ञान भी बोल सकते हैं, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा इससे संबंधित घटनाएं
अब इससे संबंधित जो भी घटना है, इससे संबंधित घटनाओं, अब प्रकृति के बारे में और प्रकृति से संबंधित घटनाएं, तो प्रकृति में तो सब चीज आ गया ना लगभग। अब प्रकृति में जो भी चीजें हैं उससे घटनाएं, जैसे कि सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, सूर्यास्त हो जाना, सूर्योदय हो जाना, ग्रहण लग जाना, इंद्रधनुष का दिखना, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये सब घटना हो गए। तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप ये डिफिनीशन भी याद कर सकते हो कि भाई भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, चलो मेरे साथ बोलो, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा है, चलो बोलो, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का एक ऐसी शाखा है ना, जिसमें हम प्रकृति, जिसमें हम, बोलो मेरे साथ, जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यही भी बोल सकते हैं कि प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं बोलो, या प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ये है भौतिकी। एक अनदर वे में डिफिनीशन देखा जाए तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का ही एक ऐसी शाखा है जिसमें हम भाई मेनली रूप से ऊर्जा के रूपांतरण और उसके पदार्थ के साथ संबंध पर चर्चा करते हैं। मतलब एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ऊर्जा और पदार्थ से किस तरह से संबंध रखता है, ऊर्जा और पदार्थ में क्या रिलेशन होता है ना, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, यही फिजिक्स बताता है, यही भौतिक शास्त्र बोलता है। तो आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो, और भी परिभाषा बन सकती है। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ऊर्जा और पदार्थ, इसके साथ साथ इन दोनों में संबंध, ऊर्जा और पदार्थ के बीच में संबंध, इन घटनाओं, इन चर्चाओं पे बात करते हैं, इन बातों पे चर्चा करते हैं। ठीक है। और अगर देखो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो फिजिक्स ना दो ही चीजों में खत्म हो जाती है। फिजिक्स का मतलब क्या है, ये इस पूरे ब्रह्मांड को ही पढ़ना फिजिक्स है। पूरा का पूरा संसार फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक संसार पूरा फिजिक्स में ही समाया हुआ है, फिजिक्स में ही सब कुछ पढ़ना है। क्यों? देखो, फिजिक्स को दो वर्ड में सीधा खत्म कर सकते हैं, और वो है द्रव्यमान और ऊर्जा। क्योंकि फिजिक्स सिर्फ दो चीज को डील करता है, द्रव्यमान और ऊर्जा। चलो बताते हैं जरा, यहां पे ये बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है ये, कि हम भाई फिजिक्स में दो चीजों को पर्सनली जान गए तो बात खत्म। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, एक मिनट, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहेंगे, और दूसरी द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास कहेंगे। और बड़ी ध्यान से समझना टॉपिक। देखो, जिस चीज के पास ऊर्जा हो उसे विकिरण कहा जाता है, विकिरण। जिसके पास ऊर्जा हो उसे विकिरण कहते हैं, विकिरण यानी रेडिएशन। बात याद रखेंगे, जिसके पास ये हो, ये एनर्जी, वो विकिरण है। जिसके पास ऊर्जा है वो विकिरण कहलाता है। जैसे प्रकाश, अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग, ये सब जो है वो एक विकिरण है, क्योंकि इन सबों के पास ऊर्जा है, द्रव्यमान नहीं। हाँ, हालांकि इसकी ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है, लेकिन है इसके पास नेचुरल फॉर्म में ऊर्जा, और जिसके पास ऊर्जा है वो विकिरण है। तो प्रकाश भी एक तरह का विकिरण है, ठीक है। जबकि अगर आप द्रव्यमान यहां पे बात करो तो कण का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। हर वो चीज जिसके पास द्रव्यमान हो, हर वो चीज जिसके पास द्रव्यमान हो, उसे इस प्रकृति में हमने कण नाम दिया है, कण यानी पार्टिकल, कण नाम दिया है, कण यानी पार्टिकल। जैसे हम, आप, पेन, कॉपी, कलम, हर चीज के पास द्रव्यमान है लगभग, और जिसके पास द्रव्यमान है उसे कण के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी भी एक कण ही है, समझो, सूर्य भी एक कण है, जिसके पास द्रव्यमान है वो कण है, कण यानी पार्टिकल। एकदम बहुत सिंपल बात है।
तो बताओ इस प्रकृति में दो ही तरह के जो चीज हैं, एक ऐसा चीज है, कुछ भी अपने अगल बगल में हर वो चीज देख लो, हर वो चीज देख लो जिसके पास द्रव्यमान है, लगभग चीजों के पास द्रव्यमान है। सिर्फ एक ऐसा चीज है जिसके पास द्रव्यमान नहीं है, और वो है विकिरण। जैसे कि आपके घर में बल्ब जल रहा है, उससे प्रकाश निकल रही है, प्रकाश के पास द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश जब आपके बॉडी पे गिर रहा है तो आपको कोई भी चोट का एहसास नहीं हो रहा है ना बात। तो कहने का मतलब क्या है कि द्रव्यमान होता तो थोड़ा बहुत आप पे फोर्स लगा ही देता। तो द्रव्यमान नहीं, उसके पास ऊर्जा है, ऊर्जा, तो वो विकिरण कहलाएगा। प्रकाश वहां पे विकिरण है। इसके अलावा तुम अगल बगल के तुम अपना मोबाइल देख लो, बेंच देख लो, टेबल देख लो, कुर्सी देख लो, जो भी देख लो, तुम मम्मी पापा भाई बहन जो भी, हर के पास द्रव्यमान है। तो सारे के सारे कण हैं। तो इस प्रकृति में दो ही चीज तो हुए, है ना, एक विकिरण हुआ और एक कण हुआ। विकिरण जिसके पास ऊर्जा होता है, कण जिसके पास द्रव्यमान होता है। तो बताओ कि पूरी प्रकृति तो इसी में आ गई, ऊर्जा और द्रव्यमान में। और ऊर्जा और द्रव्यमान का ही, ऊर्जा और द्रव्यमान का ही अध्ययन समझो फिजिक्स है। फिजिक्स यानी ऊर्जा और द्रव्यमान का ही अध्ययन। ऊर्जा बोले तो विकिरण और द्रव्यमान बोले तो कण, इन्हीं का अध्ययन ही फिजिक्स है। बात खत्म। फिजिक्स का मतलब ही है ऊर्जा और द्रव्यमानों का अध्ययन। ऊर्जा का अध्ययन, द्रव्यमान का अध्ययन, ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध का अध्ययन, ये सारा इसी में तो पूरा पूरा दुनिया समा गया। और यही फिजिक्स डील करता है। ऐसे नॉर्मली ये डिफिनीशन है कि भाई भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का ऐसा शाखा है जिसमें हम प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसी भी शाखा है जिसमें हम ऊर्जा और पदार्थों से संबंध, इसका जो पदार्थ के साथ संबंध है उनकी चर्चाओं पे बात करते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस, एक डिटेलिंग नॉलेज के साथ समझो तो इस प्रकृति में ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध, इसके अलावा ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स में अगर ये दोनों चीज हम पढ़ लेते हैं तो समझो कि पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ लिया। सिर्फ दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में। हालांकि पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी फिजिक्स खोज हुई है, साइंस जहां ने खोजा है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये है एक्चुअल फिजिक्स। समझ गए? जिसके पास ऊर्जा है उसे विकिरण कहेंगे, जिसके पास द्रव्यमान है उसे कण कहेंगे। है ना मजेदार बात, है ना मजेदार बात। ठीक है, चलो आगे आगे आगे। ठीक है, अब आगे भौतिकी। ठीक, अब भौतिकी के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में मुझे एक पेज बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिख दिया यहीं पे एक डायग्राम है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, थोड़ा सा मुझे एक पेज क्रिएट कर लेने दो। ठीक है, कीप कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पे मैं अरेंजमेंट कर लूँगा बाद में फिर। ठीक है, चलिए अब आगे की थ्योरी देखते हैं। हाँ ठीक है, तो फिजिक्स की तो डिफिनीशन आपने पढ़ लिया। अब हम फिजिक्स की टाइप्स जानते हैं। तो फिजिक्स की जो टाइप है, यानी भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन? ये दो भाग बहुत ही आसान है। एक क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल। और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, मेरा एक फोन आ गया है थोड़ा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हेलो, फोन करते हैं बाद में। हम्म, ठीक है, चलो चलो आगे आगे आगे। ठीक है, चलो फोन आ जाता है बीवी का। अब फिलहाल, हाँ, तो फिजिक्स की जो है वो दो भाग है। एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स
को हम लोग हिंदी में क्लासिकल भौतिकी बोल सकते हैं, क्लासिकल भौतिकी। अब ऐसे शुद्ध भाषा में अगर नाम जाने तो शास्त्रीय भौतिकी भी बोला जा सकता है, शास्त्रीय, शास्त्रीय भौतिकी। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे त में गलत हो गया। तो शास्त्रीय भौतिकी या क्लासिकल भौतिकी, ज्यादातर ये क्लासिकल भौतिकी है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हो गया आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। इसे हम क्वांटम भौतिकी भी कह सकते हैं, क्वांटम भौतिकी, इसको हम क्वांटम भौतिकी भी कह सकते हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो हमने लिख ही दिया, सॉरी, क्वांटम फिजिक्स, एक मिनट, क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स। तो फिजिक्स दो प्रकार के, फिजिक्स की दो प्रकार है, सब नाम सामने है। फिजिक्स के दो प्रकार है, दोनों नाम सामने है। पहला जो नाम है वो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम हिंदी में शास्त्रीय भौतिकी या फिर हम उसे क्लासिकल भौतिकी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी या फिर हम इसे आधुनिक भौतिकी भी कहते हैं। तो भौतिकी दो तरह का, एक क्लासिकल और एक आधुनिक, क्लासिकल और आधुनिक, आधुनिक को क्वांटम भी कह सकते हैं। क्लासिकल और आधुनिक, क्लासिकल को शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, आधुनिक को क्वांटम, क्वांटम भी बोल सकते हैं। तो एक हो गई आपकी क्लासिकल भौतिकी, एक हो गई आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति नियम पढ़ेंगे, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, प्रकाश की चैप्टर पढ़ेंगे इत्यादि। यानी हम लोग इस डिपार्टमेंट में गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन का गति नियम भी आएगा, यानी गति मोशन के बारे में, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, प्रकाश, और भी चीजें हो सकती है। जबकि उस वाले डिपार्टमेंट में हम लोग रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेंगे। रिलेटिविटी थ्योरी का मतलब सापेक्षिकता सिद्धांत, आगे बताएंगे, आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया था। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यानी क्वांटम यांत्रिकी क्या होता है सबके बारे में जानेंगे। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जानेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिक का नाम सुना है, परमाणु के अंदर होता है, तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिक के संरचना के बारे में, परमाणु के संरचना के बारे में भी जानेंगे। तो और इत्यादि और भी चीजें हो सकती है, मतलब इसमें हमें गति, गुरुत्वाकर्षण, है ना, प्रकाश की और भी चीजें, इसमें हम लोग सापेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और नाभिकीय भौतिकी इत्यादि, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या था, फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा थी जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाएं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये दो प्रकार की है, कौन कौन भाई, तो एक क्लासिकल भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में, गति के नियम के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, प्रकाश के बारे में और भी चीजें इत्यादि। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, आइंस्टाइन के सापेक्षिकता का सिद्धांत जानेंगे, नाभिकीय भौतिकी के बारे में जानेंगे, क्वांटम यांत्रिकी के बारे में जानेंगे इत्यादि और भी चीजें पढ़ेंगे। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा में शब्द क्या था, फिसिस या फुसिस बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, जिसका मतलब होता था नेचर, नेचर बोले तो प्रकृति, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट जो थी वो क्या थी, फिजिक्स, और हिंदी या संस्कृत में इसे क्या बोला जाता था, भौतिकी या भौतिक शास्त्र के नाम से जानते थे। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर, आपको मजा तो आया होगा, मजा तो आया होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालो मजा आया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सारा जो पीडीएफ है, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ रहेगा चैनल का, और उसके बाद आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे हम नंबर बताएंगे, ऐसे यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी डिटेल हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो बच्चा पार्टी जो है इस चैनल पे बने रहे, डिटेल नॉलेज लेते रहें, और साथ साथ में एक और चीज़ों का ध्यान रखना है, चैनल को शेयर जरूर करें बेटा, बहुत मेहनत लगती है ना, इतनी बड़ी सेटअप है, इतनी महंगी चीज़ें हैं, तो प्लीज़, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए फिर मोटू पतलू आ गया, ये बेचैन रहता है, हर चीज को इसको जानना है। फिर पतलू को भी लेके आया। टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रकार, यानी भौतिकी के प्रकार जानना है अब इसको। चलो अब एक बार बता क्या दिए, ये तो पढ़ गया है, मेरे बिहारी बच्चों के साथ साथ ये भी आ जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। भौतिकी के विभिन्न प्रकार हैं जो इस तरह से, है ना, देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स, लेकिन उसमें मुख्य रूप से ही इनके 7 ब्रांच है, 7 शाखा है। यानी कि भौतिकी के भौतिकी के मुख्यतः मुख्यतः 7 शाखा है, 7 शाखा है, यानी 7 गो भाग है, शाखा है, 7 ब्रांच है, जिसमें सबसे पहला ब्रांच यहाँ पे ओपन होगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, इसको हम प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी होता क्या है पढ़ेंगे आगे, अभी नाम तो जान ले। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को विद्युत चुंबकीय कहते हैं हिंदी में, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तीसरी जो भाग है इसकी वो आपके सामने है यहाँ पे, उसका नाम है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, सापेक्षिकता, रिलेटिविटी थ्योरी भी बोल सकते हैं, सापेक्षिकता। मेरी आवाज जा रही है, हाँ देखना पड़ता है ना, माइक वगैरह हो सकता है कि न रहे, काम न करे। अगली जो भाग है उसका नाम है एनर्जी वेव, एनर्जी यानी ऊर्जा और वेव यानी तरंग, तो अगली भाग है जिसका नाम है ऊर्जा तरंग। अगली जो भाग है उसका नाम है साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, जिसको हम ध्वनि तरंग कहते हैं। समझा रे मोटुआ, समझ गया मोटुआ, पतलुआ भी समझ गया है ना, ठीक है। और अगली जो भाग है उसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, यानी कि क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी बोलते हैं, क्वांटम भौतिकी, यहाँ पे तो थोड़ा गलत लिखा गया, क्वांटम भौतिकी। 6 हो गया। और एक लास्ट भाग है जिसका नाम है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, यांत्रिकी। अब सबके बारे में पढ़ेंगे और 11 से 12 तक तो ये सब चीज पढ़ लेंगे हम लोग, 11 से 12 तक सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो अब बताओ कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज है? 7। पहली जो है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी जो है ना, हिंदी का ये वर्ड गलत हो गया, चुंबकीय नहीं, विद्युत चुंबकत्व, एक्चुअली विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ये याद रखना है, ठीक है। तीसरी जो भाग है वो सापेक्षिकता, इंग्लिश में रिलेटिविटी बोलते हैं। चौथी भाग ऊर्जा तरंग यानी एनर्जी वेव। अगली शाखा ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स। अगली शाखा क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स। और लास्ट जो है वो यांत्रिकी, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। तो 7 भाग है, सातों का नाम यहाँ पे सामने रखा हुआ है, और इन दोनों को भी ये मैटर समझ में आ गया कि भौतिकी के 7 शाखा हैं। अब ये सातों शाखा तो दिल थाम के बैठ जाइए, ध्यान से देखिए, और अब सातों के बारे में बातें जानते हैं, है ना, ठीक है। तो मेरे योद्धा लोग, मेरे बिहारी लोग, बिहार का नाम रोशन जरूर करना है, ठीक है। तो आगे, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक था, है ना। एक्चुअली मैंने तुम्हें डराने के लिए लाया था, हम ही डर गए। ओह, इसीलिए दूसरे के लिए कुआं नहीं खोदना चाहिए, है ना, ठीक है। तो फिलहाल मेरे बच्चे लोग, मैं उधर तो नहीं जाने वाला, बहुत खतरनाक है वो। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी हम हिंदी में इसे प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी। अगर ऐसे देखा जाए तो प्रकाशिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जहां पे हम प्रकाश से संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकाश से संबंधित जो भी चीज है, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की घटनाएं बहुत सारी हैं, इन सब चीजों की जो थ्योरी है वो हम लोग जिस शाखा में पढ़ते हैं वह शाखा भौतिकी की प्रकाशिकी कहलाती है। और डिफिनीशन थोड़ा बेहतर रूप से, तो यहाँ पे डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रकाशिकी भौतिकी की शाखा है जहां प्रकाश, प्रकाश के व्यवहार, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। फिर से
हम उधर ही चले जा रहे हैं बार बार, बचाना यार तू मेरे को। यानी प्रकाश, सीधा बात, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना ही प्रकाशिकी है। तो प्रकाश से संबंधित जो भी चीजें हो, प्रकाश से संबंधित जो भी चीजें हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण क्या है, इसके अलावा प्रकाश का व्यवहार कैसा है, प्रकाश की घटनाएं अलग अलग जो है वो, है ना, प्रकाश से हम क्या क्या यूज, प्रकाश का यूज क्या क्या कर सकते हैं, प्रकाश से संबंधित हर वो चीज जो मुझे पढ़नी हो जिस शाखा में, वो शाखा प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स कहलाता है। पक्का? ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे प्रकाश का एक परिभाषा हो गया, प्रकाशिकी का। सेकेंड जो ब्रांच है, अरे ठीक है, ये तो तुम्हें डराने के लिए लाए थे, ये शेर खान है ना, देखा है तुमने मोगली, मोगली वाली जंगल बुक, उसका ये शेर खान है। मुझे नहीं डर लग रहा है तेरे से, मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो अगली जो भाग है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि हिंदी में विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, और नाम में ही इसका विद्युत लगा हुआ है, तो विद्युत से ही रिलेटेड होगा कुछ बात। विद्युत चुंबकत्व अगर देखा जाए तो भौतिकी की एक ऐसी शाखा जिसमें हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल, चुंबकीय बल, इन सब चीजों और इनसे संबंधित जो और भी चीज है इनको पढ़ेंगे, है ना। विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत धारा हो गया, आविद्युत आवेश हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत धारा, विद्युत, है ना, इन सब चीजों के बारे में। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, यानी विद्युत और चुंबक से संबंधित हर वो चीज हमको भौतिकी के जिस शाखा में पढ़ना है वही शाखा हमारी विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। ठीक है, डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके अलावा इसमें जो भी चीज है, जैसे आवेशित कण, आवेशित कण पर उनके द्वारा लगाए गए बल, उनके बीच का संबंध, ये सब। अरे सीधा 100 बात का एक बात, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सभी पदों का अध्ययन भौतिकी के जिस शाखा में होगा वो है विद्युत चुंबकत्व। थोड़ा अच्छा से लिख लो तो ऐसे, विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आवेशित कण, उसके द्वारा लगाए गए बल, उनके बीच की संबंध, इन सभी पदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आसान है एकदम, यहाँ पे चिंगारी ऐसे जलते हुए, वायर और करंट, बिजली उजली। ठीक है, अगली जो भाग है, अगली भाग जिसका नाम है रिलेटिविटी, सापेक्षिकता। अब रिलेटिविटी सापेक्षिकता का मतलब क्या हुआ? रिलेटिविटी सापेक्षिकता का मतलब, देखो आइंस्टीन, आइंस्टीन आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, तो आइंस्टीन के द्वारा एक समीकरण दिया गया। अभी आपने पढ़ा कि फिजिक्स में दो चीजें हैं, एक ऊर्जा और एक द्रव्यमान। ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित, ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित, ध्यान देना, ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित एक समीकरण दिया उन्होंने, जिसको हम लोग, नाम आपने सुना होगा, E बराबर mc², जहां पे E जो है वो एनर्जी है, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, M जो है वो मास है, मास बोले तो द्रव्यमान, और C जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग। अब निर्वात में प्रकाश का वेग होता है कितना? ऐसा होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। और निर्वात में प्रकाश के वेग को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से? स्मॉल सी से। और उसी स्मॉल सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, हालांकि होता है एग्जैक्ट ये है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो ये जो समीकरण है ना, E बराबर mc², ये आइंस्टीन दिए थे, और ये सापेक्षिकता के ही सिद्धांत में दिए थे। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत में हम लोग ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा गति के बारे में भी पढ़ते हैं, और आइंस्टीन जो समीकरण दिए वो पढ़ते हैं। इसके अलावा आइंस्टाइन का ये कहना था कि हर जो गति है, हर चीज की जो गति है, चाहे वो पृथ्वी की गति हो, सूर्य की गति हो, आदमी की गति हो, हर चीज की जो गति है
वो एक निर्देश तंत्र में फिट हो जाता है, मतलब एक ही निर्देश तंत्र में सारा गति फिट है, ऐसा उनका मानना था। बट सापेक्षिकता की एक्चुअल थ्योरी समझने के लिए आपको सापेक्षिकता के चैप्टर में चलना होगा। अभी आप इतना समझ लो, चलो डिफिनीशन यहाँ पे है सामने में, कि सापेक्षिकता अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा तैयार की गई एक प्रमेय है। इन्होंने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc², इन्होंने एक प्रमेय दिया। सापेक्षिकता अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा तैयार की गई एक प्रमेय है, थ्योरम है, जिसमें कहा गया कि अंतरिक्ष और समय सापेक्ष है। जिसमें बताया गया, क्योंकि डिटेलिंग हम आपको बताएंगे जब रिलेटिविटी के चैप्टर बताएंगे, अंतरिक्ष और समय जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष है। सापेक्ष को इंग्लिश में रिलेटिव बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। और सभी गति, जितनी भी गति है इस दुनिया में, सभी गति एक फ्रेम के सापेक्ष होनी चाहिए। यानी जितना गति है उन्हें एक फ्रेम में फिट हो जाता है, सारा एक फ्रेम के ही सापेक्ष चलता है। एक कोई फ्रेम है जिसके सापेक्ष सारा गति चल रहा है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रमेय दिया और उस प्रमेय की एक समीकरण भी बनी, E बराबर mc²। और उन्होंने बताया कि जो अंतरिक्ष है और समय जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष है, और जितनी भी गति है वो सारे गति एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष होते हैं। निर्देश तंत्र या एक तंत्र के सापेक्ष होते हैं, एक निर्देश के सापेक्ष होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ये है हमारी रिलेटिविटी, सापेक्षिकता, और भी डिटेल चैप्टर में है ना। मजा आ रहा है? ठीक है, थ्योरी तो मजेदार है, बारी भी है, लेकिन समझा तो हम आपको दे रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए जो आप इतना डिटेल में पढ़ रहे हो। आगे की अगर बात करें, ठीक है, तो आगे है एनर्जी वेव, जिसको हम लोग ऊर्जा तरंग कहते हैं। ऊर्जा तरंग, और ये इतना सारा मुंह लेके यहाँ पे डराने आ जाता है ना। और इसके कंधे पे वो मोगली बैठा हुआ है जंगल बुक का, इसको भी चलो अब फिजिक्स पढ़ना है। ऊर्जा तरंग, अब ऊर्जा तरंग क्या है? डिफिनेशन बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। ऊर्जा तरंग एक विक्षोभ है। अरे तरंग का मतलब है विक्षोभ होता है। विक्षोभ को इंग्लिश में डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब करना बोलते हैं, है ना। जैसे एकदम शांत झील का पानी है, एकदम स्थिर है, ऊपर को पत्थर मार दो तो पानी में हलचल उत्पन्न हो जाएगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा, वही तो विक्षोभ हो गया, वही तो तरंग उत्पन्न हो गया। तरंग क्या है? किसी माध्यम का विक्षोभ है जो तुम पैदा कर दे रहे हो। तो ऊर्जा ऊर्जा तरंग एक विक्षोभ है जो, यहां पे सुनना, ऊर्जा तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक माध्यम और निर्वात, है ना, एक माध्यम या निर्वात के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा तरंग एक ऐसा विक्षोभ है, ऊर्जा तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो किसी माध्यम, जो किसी माध्यम या निर्वात के माध्यम के सापेक्ष, निर्वात समझ रहे हो, अंतरिक्ष, यानी माध्यम हो या निर्वात की माध्यम हो, मतलब निर्वात हो या निर्वात के माध्यम से एन एनर्जी वेव डिस्टर्बेंस एंड ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम और स्पेस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज गलत है। ये वर्ड हटा दो, क्योंकि निर्वात में माध्यम तो हमने ले ही लिया, ये सही है। अब डिफिनेशन सही है, यहाँ पे गलत हो गया था। तो एक ऊर्जा तरंग का एक विक्षोभ है, विक्षोभ समझ रहे हो, तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, शांत झील का पानी है, पत्थर मार दिए, हलचल उत्पन्न हो गया, विक्षोभ आ गया, डिस्टर्ब हो गया, वहीं से तरंग उत्पन्न हो गया। तो ऊर्जा तरंग एक ऐसी विक्षोभ है जो किसी माध्यम या किसी निर्वात के सहारे आगे की ओर बढ़ता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। मानी ऊर्जा यहां से वहां तक कैसे जाएगा? तो एक ऐसा विक्षोभ जो ऊर्जा जाने के लिए, यहां से वहां तक जाने के लिए या तो कोई माध्यम चाहिए या तो निर्वात में भी चलेगा। माध्यम, या माध्यम जैसे कि पानी, हवा, कुछ भी हो सकता है। निर्वात जहां पानी हवा न भी हो, वहां भी ऊर्जा का वो ट्रांसफर कर सके, जैसे प्रकाश, ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग है ना प्रकाश, बताएंगे आगे। तो प्रकाश पानी में भी चल सकता है, प्रकाश हवा में भी चल सकता है, और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो अपनी ऊर्जा को वो माध्यम में तो चला ही रहा है, इसके अलावा निर्वात में भी चला दे रहा है। ऐसा अगर कर रहा है तो वो एक ऊर्जा तरंग है, उसको माध्यम में भी चलने आता है, निर्वात में भी चलने आता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है। ऊर्जा तरंग के बाद अगली जो टॉपिक है, और ये तो तुम इसको तो देख के डर जाओगे, बगीरा, है ना। ठीक है, इतना खूबसूरत सा आंख है बगीरे का। अब अगली टॉपिक है साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग,
अब ध्वनि तरंग क्या है, डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है। ध्वनि तरंग है तो एक विक्षोभ ही होगा, एक ऊर्जा ही होगा, है ना। तो ध्वनि ऊर्जा है जो हवा में, पानी में या अन्य पदार्थों में तरंगों की तरह यात्रा कर सकता है। यानी कि ध्वनि एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा है जो हवा में भी, पानी में भी और कोई अन्य पदार्थों में भी, जैसे कि लोहा में भी चल सकता है। पहले फिल्म में देखे होंगे, बहुत कम वो होता डाकू वाली फिल्म है। अब डाकू को ट्रेन लूटना है, हॉल्ट पे तो जा नहीं सकता, स्टेशन पे जा नहीं सकता, वहां पुलिस है, कहीं बीच में रोक के ट्रेन को लूटेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ट्रेन आ रही है? तो पटरी में ऐसे कान लगा के सुनता था। अब ट्रेन अगर थोड़ा नजदीक उजदीक आ गई है तो पटरी में खट 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 ऐसे ट्रेन चलने की आवाज आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि ट्रेन कहीं नजदीक ही है। तो ध्वनि जो है वो पानी में भी चल सकता है, ध्वनि वायु में भी चल सकता है, ध्वनि किसी अन्य पदार्थ में भी चल सकता है, शायद दीवार के इस तरफ से उस तरफ भी जा सकता है, थोड़ा बहुत जा सकता है, बात है ना। हम बोल के अगर इधर से ऐसे उधर, आप दीवार के उधर कान लगाओ, इधर थोड़ा सा कस के मारे तो आपको उस तरफ खट खट का आवाज सुनाई दे सकता है। तो वायु में तरंग क्या है, ध्वनि जो है वो एक ऊर्जा है जो हवा में, पानी में या अन्य पदार्थों में भी तरंग के रूप में चलता है, और इसे हम सुन सकते हैं, इसे हम सुन भी सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा है जो हवा, पानी या अन्य पदार्थ के माध्यमों से तरंग में यात्रा करती है, और इसे सुना भी जा सकता है ना। क्लियर है बात, क्लियर है बात, है ना। कहाँ कहाँ ध्वनि एक ऊर्जा है जो कहाँ कहाँ चल सकता है, हवा में, पानी में, अन्य पदार्थों में भी तरंग के रूप में जा सकता है, और इसको हम सुनने भी सकते हैं, जैसे मेरी आवाज, आप मेरी ध्वनि सुन पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अगला साउंड वेव के बाद अगली जो पार्ट है ना, जगमग जगमग करते हुए, उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। ये नाभिक है, न्यूक्लियस की फिगर यहां पे दिख रही है। क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। ठीक है, तो क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी क्या है? ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो क्या है इसमें ना, क्वांटम भौतिकी में हम छोटे छोटे कणों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, नाभिक के बारे में जानेंगे, परमाणु के बारे में जानेंगे। इन सब नए चीजों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है थोड़ा अलग टाइप से। तो डिफिनीशंस आपके सामने है कि भाई क्वांटम भौतिकी, भौतिकी मौलिक भौतिक सिद्धांत है। मौलिक भौतिकी, मौलिक को इंग्लिश में फंडामेंटल बोलते हैं, है ना। फंडामेंटल थ्योरी है, फंडामेंटल यानी मौलिक, और मौलिक का मतलब मूल, मूल मतलब मेन, मेन मतलब मुख्य, मुख्य है। यानी कि क्वांटम भौतिकी एक मुख्य सिद्धांत है, समझो, भौतिकी का एक मुख्य सिद्धांत है, एक मौलिक सिद्धांत है। यानी कि मुख्य, मौलिक यानी कि बहुत जरूरी वाला सिद्धांत है, जहां पे जो पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार का वर्णन करते हैं। दो चीज समझते हैं यहाँ पे, यानी कि हम पढ़ सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। स्टडी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब है ना, पदार्थ और विकिरण, पदार्थ और विकिरण का अध्ययन कर सकते हैं हम, और विकिरण में प्रकाश आ सकता है। तो क्वांटम भौतिकी एक मूल रूप से, भौतिकी का एक मूल रूप से सिद्धांत है। क्वांटम भौतिकी भौतिकी का एक मौलिक सिद्धांत है, एक मूल सिद्धांत है, एक मुख्य सिद्धांत है, जहां पे हम, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पदार्थों के बारे में, पदार्थों के रचनाओं, उसके व्यवहार के बारे में, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, नाभिक, अणु, है ना, ये सब चीजें। इसके अलावा विकिरण, विकिरण की जैसे द्वैत गुण होती है, डुअल नेचर, तो विकिरण की द्वैत गुण क्या क्या होती है, वो सारी डिटेल, यानी पदार्थ और विकिरण के चीजों के बारे में हम लोग आधुनिक भौतिकी या क्वांटम भौतिकी में पढ़ते हैं। समझ गए? और ये भौतिकी की एक मौलिक सिद्धांत है, एक मौलिक थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरी है, मुख्य थ्योरी है, मुख्य सिद्धांत, जहां पे हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये डिटेल बहुत मजा आया होगा पढ़ के, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और वीडियो को शेयर करें जहां तक हो सके। ठीक है, आगे अब एक अंतिम शाखा, सातवीं शाखा, जिसे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी कहते हैं।
यांत्रिकी। ठीक है, अच्छा, यांत्रिकी क्या है? गति से संबंधित, वस्तुओं के गति से संबंधित जो पद अध्ययन करना हो हमें, वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब गति से संबंधित, गति। अब गति से संबंधित जो भी चीज है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, जो भी चीज है, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सारी चीजों का अध्ययन जो गति से संबंधित है, वस्तु के गति से संबंधित, गति से संबंधित गति के गुण, उसके व्यवहार, हर चीज वो हम लोग यांत्रिकी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसे हम गति से संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जहां पे हम गति से संबंधित सारी पदों का अध्ययन करते हैं, इसे ही यांत्रिकी कहते हैं। और पता है ये आपके 11th का बहुत मुख्य भाग है, बहुत मुख्य भाग। कैसे? क्योंकि इस शाखा में ना, यांत्रिकी में, इस फिजिक्स के इस ब्रांच में हमको क्लास 11th की टोटल 6 या 7 लेसन अप्रोक्सीमेटली इतना पढ़ना है। मतलब 2 बुक फिजिक्स की है एनसीईआरटी की, इसमें से एक बुक में एक लेसन छोड़ के, पहला वाला यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद कंप्लीट सारा लेसन जो है वो मैकेनिक्स का है, यांत्रिकी का। तो यांत्रिकी बहुत बड़ा भाग है। उसी तरह 12th में ऑप्टिक्स, प्रकाश की चैप्टर बहुत बड़ा है, करंट की चैप्टर भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये थी आज की सेशन, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत मजा आया होगा। तो अब बारी है, आर यू रेडी? किस लिए भाई? तो इसलिए, होमवर्क के लिए। और ये हमारी क्लासमेट बॉय है। होमवर्क सेम चीज, वही आपकी नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में भी लिखा है कि आपको न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना है, लेकिन अभी तो शुरू ही नहीं हुए, तो न्यूमेरिकल्स आएगी कहाँ से? अभी तो न्यूमेरिकल बहुत आना है अथाह, क्योंकि पूरी डिटेल पढ़ाने वाले हम आपको। तो आपकी नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, और इस नोट्स के लिए हमें, ठीक है, आपको इस नंबर पे पीडीएफ नोट्स के लिए क्लासमेट कांटेक्ट पे आपको इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे, ये नंबर पे नहीं, ठीक है, इस नंबर पे हमें फिजिक्स के इस लेक्चर के लिए हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। हालांकि ग्रुप के, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे ही डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे, और वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा डे 1 2 3 करके। तो आज डे 3 है, फिजिक्स का तीसरा दिन का लेक्चर है। तो डे 3 करके आप फिजिक्स की जो है वो आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, देन आप वहां से राइट कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर बात करें थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, हम चलते हैं पीछे वाले थ्योरी पे, और हम अपने बैकग्राउंड में थोड़ा वो वाली चीज ला देते हैं जो लाना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो लाते हैं, 1 मिनट जल्दी करो ना, ऑपरेटर मेरा इतना स्लो। जल्दी पीछे जाओ, एक बार में डायरेक्ट सेलेक्ट करके जाओ। ठीक है, जा क्यों नहीं रहा है? ठीक है, चलो जाओ, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, जा ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो जल्दी, इतना जल्दी जल्दी, स्लो। लैपटॉप सिस्टम है ना, सिस्टम्स को तो स्लो होना पड़ता है। चलो, पीछे जा नहीं रहा है, फिलहाल यहीं पे काम चलाते हैं। तो जिस तरह से हमने आपके लिए एक मोटिवेशनल बात बताई कि उन सब लोगों को ये करके दिखाना है जिन्होंने ये सोच रखा है कि ये बंदा तो हारने वाला है, उस बंदे को अपनी जीत दिखानी है, और जलने वाले को और जलानी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, मेरे योद्धा लोग, आपका फिर से अगले दिन इसी इसी चैनल पे स्वागत रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, खाए पिए मजे से रहे और सो जाए मेरे बिहारी योद्धा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।